हमारी खुशबू एक नॉर्मल से घर की साधारण सी लड़की थी जिसे अभी अपनी एजुकेशन पूरी करनी थी और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। बेटा खुशबू, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाना। अरे मम्मी, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो मेरी एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई है। इतनी जल्दी क्या है मेरे को घर से निकालने की? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक चीज की एक उम्र होती है, तो हमें लगता है कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है शादी करने की, इसलिए हम तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं। अच्छा मम्मी, तो ये बात है। वैसे लड़का करता क्या है? तुझे बड़ी जल्दी है उस लड़के के बारे में जानने की। अरे अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम्हारी शादी क्यों कर रहे हैं, और अब तुझे उस लड़के के बारे में जानना है। वाह मम्मी, मुझे कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि लड़का करता क्या है। बेटा, लड़का इंडियन आर्मी में है और उसके फादर भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। काफी अच्छे घराने से हैं। उनकी समाज में काफी इज्जत भी है बेटा। क्या लड़का इंडियन आर्मी में है? हाँ बेटा, इंडियन आर्मी में है। क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं मम्मी, मेरा तो बचपन से सपना था कि मेरा पति इंडियन आर्मी में हो, और आखिरकार भगवान ने मेरी सुनी ली। अच्छा, तू तो 2 मिनट में पलट गई। अभी तो बोल रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी, और लड़के के इंडियन आर्मी में सुनते ही तू तो शादी के लिए फट से रेडी हो गई। माँ, वो क्या है ना, मुझे इंडियन आर्मी बचपन से ही बहुत पसंद है। आप ये बात तो जानते ही हो ना। अरे माँ, आप ही सोचिए ना, जो आदमी अपने देश से इतना प्यार करता है, तो वो आदमी अपनी बीवी से कितना प्यार करेगा। हट पगली, कुछ भी बोलती है। अगले दिन खुशबू को देखने के लिए अमन और उसके घर वाले आते हैं। देखिए, हमें आपका लड़का अमन बहुत पसंद आया है, और बाकी तो हमारे बच्चों के ऊपर है कि ये दोनों क्या सोचते हैं। हाँ भाई साहब, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद आई। अब आपकी बेटी खुशबू और हमारे बेटे अमन के ऊपर है कि वो क्या कहते हैं। अरे तुम दोनों जाकर अकेले में बात कर लो और एक दूसरे को अच्छे से जान भी लो। खुशबू और अमन को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। वो एक दूसरे से बातें करते हैं। देखो खुशबू, मैं इंडियन आर्मी में हूँ। मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप ये बात पहले से जान लो। मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है, उसके बाद मेरा परिवार आता है। हाँ जी, ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि एक फौजी के लिए उसका देश ही सबसे पहले होता है और बाकी सारी चीजें बाद में होती हैं। तभी तो मुझे इंडियन आर्मी इतनी पसंद है, और मेरा बचपन से ही सपना था कि मेरी शादी किसी इंडियन आर्मी के जवान से हो। खुशबू और अमन दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उनके घर वाले भी बड़ी धूमधाम से उनकी शादी करवाते हैं। शादी के कुछ दिन के बाद वो दोनों हनीमून का प्रोग्राम बनाते हैं, और हनीमून के लिए वो पहलगाम जाने के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि हमको हनीमून के लिए पहलगाम जाना चाहिए। आखिरकार हमारे देश की खूबसूरती वाली जगह है वो। मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं पहलगाम जाकर आऊं। तुम्हारा एक बचपन का सपना तो मैंने पूरा कर दिया, तो चलो अब दूसरा भी कर देता हूँ। दोनों अपना सामान पैक करते हैं और पहलगाम हनीमून मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहलगाम पहुंचने के बाद खुशबू तो देखकर हैरान हो जाती है कि हमारे देश भारत में इतने सुंदर नजारे भी हैं। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो भारत में है। क्यों, कैसा लगा पहलगाम? सच बताऊं तो मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत जगह अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। यहाँ पर आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे धरती का स्वर्ग हो ये। उन्हीं की तरह कई और लोग भी पहलगाम में घूमने आए थे, जिसमें से कुछ की शादी नई नई हुई थी और वो अपना हनीमून मनाने के लिए पहलगाम आए थे। पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारे देश की शांति और तरक्की देखकर खुश कहाँ होता है। उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा था। जो भी लोग कश्मीर में आते हैं उनको मार दिया जाए, और इसके लिए वो लोग आतंकवादी को तैयार कर रहे थे। अल्लाह ताला कश्मीर हमें देगा। जो भी आदमी कश्मीर हमसे लेगा हम उसको मार देंगे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कश्मीर में ऐसी तबाही मचाएंगे कि लोग देखते हैरान हो जाएंगे। हम वहाँ पर आने वाले मासूमों की जान लेंगे ताकि कोई जुर्रत न करे कि वो कश्मीर में आ सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त। हम वहाँ पर मौत का नंगा नाच नचाएंगे और वहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों को मारेंगे। भारत में धर्म के नाम पर दंगे फैलाएंगे, लोग आपस में लड़ेंगे और पाकिस्तान इस चीज का फायदा उठाएगा। तीनों हंसते हैं। थैंक यू अमन, मेरे को यहाँ लाने के लिए। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अरे अरे, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? सभी टूरिस्ट पहलगाम आकर काफी खुश थे और उनकी छुट्टियाँ काफी अच्छी चल रही होती है। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशियों पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सांप बनकर आएगा और उनकी जिंदगी में ऐसा छाप छोड़ेगा जो वो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज थी अमन जी? ये आवाज गोली की थी। तुम जल्दी यहाँ से भागो और किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाओ। नहीं अमन, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। खुशबू, मैंने कहा ना, यहाँ से जाओ। मुझे और भी लोगों को यहाँ से जल्द निकालना है। अमन वहाँ पर आए लोगों को वहाँ से निकालने के लिए बोलता है और खुशबू अमन की हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और अमन और खुशबू जितना हो सके वहाँ से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पर तभी आतंकवादी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। तभी वहाँ का लोकल आदमी उन आतंकवादियों के सामने आता है और वहाँ के मासूम लोगों को बचाने की कोशिश करता है। अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? अल्लाह के नाम पर क्यों पाप कमा रहे हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती इन मासूमों को मारते हुए जो बिना हथियार के यहाँ पर हैं और अपनी छुट्टियां मनाने आए हुए हैं? तू हमारे सामने से हट जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। ये लोग मेरे भाई बहन हैं। अगर तुम इन लोगों को मार रहे हो तो मुझे मरने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हंसते हंसते उनके लिए मर जाऊंगा। आमिर उन आतंकवादियों से उनकी बंदूक छीनने की कोशिश करने लगता है और वो आतंकवादी आमिर को ही गोली मार देते हैं। आतंकवादी वहाँ पर आए किसी भी मासूम को नहीं छोड़ते। वो लोग अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। तभी उनके सामने अमन और खुशबू आ जाते हैं। आओ हिंदुस्तानियों, आओ, तुम्हारा खून से ही आज मेरा मन शांत होगा। तू मेरे पति को मारने से अच्छा मुझे मार दे। मैं मेरे पति को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे सिंदूर को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें आतंकवादियों के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग कायर हैं जो मासूमों को ऐसे मार रहे हैं। वहाँ आतंकवादी बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देते हैं और अमन को मार देते हैं। तुमने मेरे पति को मार ही दिया है, तुम मुझे भी मार दो। मैं सिंदूर के बिना अब क्या ही करूंगी। हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। जाकर मोदी को बोल कि दम है तो हमें पकड़ ले। कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कश्मीर हमें देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आतंकवादी वहाँ पर 28 मासूमों की जान ले लेते हैं। किसी ने अपना पति खोया था, तो किसी ने अपना बेटा, तो किसी ने अपना भाई। आतंकवादी वहाँ से कायरों की तरह भाग जाते हैं। ये खबर पूरे भारत में आग की तरह फैलती है और पूरे भारत में इसका बदला लेने के लिए गुस्सा होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा इमरजेंसी बैठक बुलाई जाती है। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी तीनों सेनाओं को ऑर्डर्स दिए जाते हैं। ये कश्मीर के ऊपर हमला नहीं है, ये हमारे देश के ऊपर हमला है। उन आतंकवादियों ने हमें छेड़ा है और हम उनको माफ नहीं करेंगे। उनका जवाब उनकी ही भाषा में उनको दिया जाएगा। मुझे तीनों सेनाओं के प्रमुख अभी के अभी चाहिए, वो भी 1 घंटे के भीतर। हमारे देश की तीनों सेनाओं को ये काम सौंपा जाता है कि पाकिस्तान को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए कि उनकी आगे कभी जरूरत ना हो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देख सके। और इस ऑपरेशन का नाम हमारी बहनों के जो सिंदूर उजड़े हैं उसी नाम पर रखा जाता है। सर,
मुझे लगता है हमारे इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े हैं और हमारे देश में धर्म के नाम पर लोगों को मारा है। सिंदूर का रंग भी लाल होता है और खून का रंग भी लाल होता है, तो हम उनका बदला लेंगे। बहुत खूब, ये कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और मैं नहीं चाहता कि कोई भी आतंकवादी जो इसमें शामिल हो वो कल सुबह का सूरज देख पाए। आज की रात उसकी आखिरी रात हो। हमारी तीनों सेना मिलकर पाकिस्तान के आतंकवादियों के कुल 9 अड्डों को ढूंढती है और उन पर टारगेट करती है। हम लोगों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के कुल 9 अड्डों का पता लगा लिया है सर। हमें बस आपके ऑर्डर का इंतजार है इन ठिकानों को खत्म करने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने के लिए। इजाजत है, तुम ये ऑपरेशन लॉन्च कर सकती हो। ओके सर, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने जा रहा है। सारे मिसाइलों को पाकिस्तान के ऊपर पॉइंट की जाए और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो रहा है। 3, 2, 1 फायर। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों की तरफ मिसाइल रात को भेजी जाती है ताकि कोई भी आम पाकिस्तानी उसकी चपेट में आकर घायल ना हो जाए, और वो मिसाइल ठीक अपने निशाने पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो 9 टेरर कैंप होते हैं वो तबाह हो जाते हैं और कई आतंकवादी और उनके घर वालों की मौत हो जाती है। और हमारी इंडियन आर्मी सुबह होते ही हमारे देशवासियों को ये खुशखबरी देती है कि जो आतंकवादी इस अटैक में शामिल थे उनको मार दिया गया है और पाकिस्तान के अंदर 9 उग्रवादी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, और जो भी भारत से दुश्मनी मोल लेगा उसका यही हश्र होगा। संदीपा एक फटी सी साड़ी पहने हुए अपने मकान के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी एक गाड़ी और बहुत बड़ा सा ट्रक उसके सामने वाले बंगले के पास आकर रुकता है। गाड़ी में से एक बढ़िया सा सूट बूट पहने एक आदमी और रेशमी साड़ी पहने एक औरत निकलती है। संदीपा जैसे ही उस औरत का चेहरा देखती है तो चौंक कर कहती है, आंचल, ये तो मेरी पुरानी सहेली है। तभी आंचल की नजर भी झाड़ू लिए खड़ी संदीपा पर जाती है और अपने पति को ट्रक से सामान उतरवाने को कहकर संदीपा के पास जाकर आंचल कहती है, संदीपा, ये तू ही है ना कि मेरी आंखों को कोई धोखा हो रहा है? नहीं नहीं, कैसी है आंचल? कितने सालों बाद मिली है तू। ये सामने वाले बंगले में तू रहने आई है? हाँ, कुछ महीने पहले ही हमने इसे खरीदा था, तो अब शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे ये मकान तेरा है? हाँ, यही है तेरी गरीब सहेली का छोटा सा आशियाना। तू बैठ, मैं शरबत बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे, पूरे रास्ते जूस ही पीती आ रही हूँ, और वैसे भी बहुत धूप है बाहर। सामान ट्रक से उतर जाए तब तक मैं गाड़ी में ही बैठ जाती हूँ। इतना कहकर आंचल वहाँ से चली जाती है। संदीपा और आंचल पुरानी सहेलियां तो थी, लेकिन दोनों के आर्थिक हालातों में बहुत अंतर था। जहाँ संदीपा गरीबी के चलते एक छोटे से मकान में अपने पति के साथ रहा करती थी, तो वहीं आंचल उसी के सामने बने एक बहुत बड़े बंगलों में रहती थी, जहाँ उसकी जरूरत से ज्यादा सामान मौजूद था। तो वहीं संदीपा के घर में जरूरत के सामान की भी कमी थी। एक रोज संदीपा अपने पति राघव को कहती है, सुनिए जी, घर में राशन खत्म होने को है, छुट्टी के दिन राशन भरवा दीजिएगा। संदीपा, माँ, मालिक ने कहा है इस बार तनख्वाह मिलने में देर हो सकती है, काम बंदा पड़ा है, इसीलिए तो अभी जो कुछ है उसी से काम चलाना पड़ेगा। ये तो हर महीने का तमाशा हो गया है जी। अब जरूरत के समय पैसे ना मिले तो क्या फायदा? थोड़े से चावल बचे हैं बस, उन्हें मैं कितने दिन चलाऊंगी भला? और खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं किसी से उधार लेकर राशन ला दूंगा। फिलहाल मुझे देरी हो रही है, खाना लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। संदीपा ने जो थोड़े दाल चावल बनाए थे वो उसे राघव को परोस देती है। कुछ देर में राघव काम पर जाने के लिए निकल जाता है। संदीपा जब घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलती है तो देखती है कि आंचल भी हाथ में पॉलिथीन लिए बाहर खड़ी है। तो संदीपा उससे कहती है, आंचल, कूड़े का डिब्बा ढूंढ रही है क्या? हाँ, वो कल घर में कुछ मेहमान आए थे तो मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया था, पर देखना आधे से ज्यादा खाना बच गया। मतलब तू कचरा नहीं खाना फेंकने आई है? तेरे घर में फ्रिज तो होगा, उसमें रखकर तू इसे दोबारा भी खा सकती है। ना ना, मुझे जरूरत नहीं है इस खाने की, और वैसे भी फ्रिज में गए खाने को कोई हाथ भी नहीं लगाता। ये अमीर है तो बासी खाने की इसे जरूरत ही नहीं, और मुझ गरीब की जरूरत ही खाना है।
फिर वो ताज़ा हो या बासी। अरे कहाँ खो गई? बता भी, कहाँ है कचरा पेटी? हाँ यही बस थोड़ी दूर पर है। तभी संदीपा उसे अपने साथ लेकर जाती है। समय बीतता है। एक रोज आंचल और संदीपा साथ में बाजार सब्जियां खरीदने जा रहे थे। तभी आंचल कड़ी धूप को देखते हुए कहती है, उफ, बहुत गर्मी है संदीपा, एक काम करते हैं, रिक्शा कर लेते हैं बाजार जाने के लिए। रिक्शा? अरे लेकिन थोड़ी दूर के लिए रिक्शा लेने की क्या जरूरत? अरे जरूरत कैसे नहीं है, धूप में खड़े खड़े मैं पिघलने को हो रही हूँ। तुझे जरूरत नहीं होगी लेकिन मुझे तो है, और चिंता मत कर, मैं दे दूंगी तेरा किराया। वो बात नहीं है, मतलब 15 मिनट की दूरी पर ही मंडी है, तो रिक्शा लेना इतना जरूरी भी नहीं। ठीक है तो फिर अकेली ही चली जा बाजार, मैं इनको फोन करके सुपरमार्केट से मंगवा लूंगी सब्जियाँ। ऐसा क्यों कह रही है? चल ठीक है, ले लेते हैं रिक्शा। ये हुई ना बात। इस तरह संदीपा जरूरत ना होते हुए भी आंचल के साथ चलते रिक्शे में बैठने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ रहे थे तो आंचल उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाती है। उसका घर देखकर संदीपा मानो हैरान सी रह जाती है। तभी आंचल कहती है, कितनी गर्मी है, मतलब 2 एसी चल रहे हैं हॉल में, फिर भी मुझे ठंडक महसूस नहीं हो रही। 2 एसी? मेरे घर में तो एक छोटा सा पंखा है, उसकी हवा से ही काम चलता है। पंखा? पंखे की हवा से तो बात ही नहीं बनती मेरे घर में, इसलिए तो एसी जरूरी ही है। पता नहीं तो कैसे रह रहती है पंखे की हवा में। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी आंचल का पति ऋषभ ऑफिस से घर लौट कर आता है। संदीपा का हुलिया देखकर वो आंचल से कहता है, तुमने काम वाली भी रख ली, माने तुम्हें नौकरानी की जरूरत है, लेकिन जल्दी जल्दी में इसके बारे में सब पता किया है ना? वो ऋषभ ये काम वाली नहीं है, मेरी पुरानी सहेली है, यहीं पास में रहती है। ओह सॉरी, मुझे लगा कि। कोई बात नहीं, आपने मुझे पहले देखा भी तो नहीं है। अच्छा आंचल, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। संदीपा को ऋषभ का उसे नौकरानी समझना बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। समय बीतता है। एक दिन खाना खाते हुए संदीपा अपने पति से कहती है, मैं कह रही थी कि इस महीने बहुत से त्योहार आने वाले हैं, और मैंने आपको कब से बोला है कि भगवान जी के लिए घर में एक मंदिर की जरूरत है। छोटा ही सही, एक मंदिर तो होना ही चाहिए ना। होना तो घर में बहुत कुछ चाहिए संदीपा, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से ही सामान ले पाएंगे ना हम। वो तो है, लेकिन पहले भगवान के लिए एक मंदिर जरूरी है, वो तो लेना ही लेना है। कुछ पैसे जमा हुए थे, मैं सोच रहा था कि उससे हमारे सोने के लिए एक खाट खरीद लूं। जमीन पर सोते सोते मेरी कमर अकड़ गई है। सुनिए, मैंने घर खर्चे में से कुछ पैसे बचाए हैं, उन्हें मिलाकर ही हम दोनों सामान ले लेते हैं। ठीक है, वैसे भी देखते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों खाना खाने लगते हैं। अगले दिन आंचल किसी बात से परेशान होकर संदीपा के घर आती है और उसे कहती है, संदीपा, मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, ये भी काम से बाहर गए हुए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चल। तू शांत हो जा आंचल, घबरा मत, मैं चलती हूँ तेरे साथ। जरूरत के समय में संदीपा आंचल के साथ हॉस्पिटल जाती है और मुश्किल की घड़ी में उसे हिम्मत देने के लिए उसके साथ रहती है। इस तरह एक रोज संदीपा के घर राघव के ना रहने पर कर्जदार आते हैं और उससे पैसों की मांग करने लगते हैं। तब जरूरत के समय पर आंचल पैसे उन कर्जदारों को देकर गरीब संदीपा की मदद करती है। समय बीतता है। धीरे धीरे संदीपा आंचल के पैसे लौटा देती है। थोड़े पैसे आने पर राघव भगवान के लिए एक छोटा सा मंदिर और सोने के लिए एक सस्ती सी खाट ले आता है, जो कि बैठते ही बहुत आवाज करती थी। लेकिन सस्ते में सोने के लिए खाट मिल गई तो राघव ने उसे खरीद लिया। तो वहीं दूसरी तरफ आंचल अपने आरामदायक बेड ना होने की वजह से अपने पति से कहती है, ऋषभ, मुझे नए बेड की जरूरत है, ये वाला बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, ऊपर से कभी भी करवट लेने पर आवाज करता है। अरे यार, तो सोफे पर सो जाओ, अब जरूरत है तो अभी तो नहीं लेकर आऊंगा ना। अरे मुझे सोफे पर नींद नहीं आती, मैं बता रही हूँ, इसे कल ही चेंज करवाओ। इतना बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। अगले दिन उसके घर से वो बेड ले जाने के लिए मजदूर आते हैं। ये देखकर संदीपा के पूछने पर आंचल उसे बेड वापस भेजने का कारण बताती है। तो संदीपा अपने मन में कहती है, बताओ, इसे इतना बड़ा पलंग आरामदायक नहीं लगता तो इसने वापस भिजवा दिया, और हमने जरूरत के चलते इतनी सस्ती सी आवाज करने वाली खाट ली। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, ये सोच रही थी कि हम अमीर गरीब की जरूरतों में कितना फर्क होता है। अब देखना,
तेरे घर में जरूरत से ज्यादा सामान है और मेरे घर में जरूरत के भी सामान की कमी है। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। उस दिन तुझे रिक्शा लेने की जरूरत नहीं थी और फिर भी तूने मेरी जरूरत को समझते हुए रिक्शा लिया। लेकिन एक बात तो है, अमीर गरीब होते हुए भी हमारी एक जरूरत तो मिलती है। जब हम दोनों उदास थे तो हमें किसी दोस्त की जरूरत थी, तो तू मेरी जरूरत बनी और मैं तेरी। हाँ, ये तो तूने सही कहा। अमीर गरीब की आर्थिक जरूरतें अलग हो सकती हैं, लेकिन इंसानी और भावनात्मक जरूरतें नहीं। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखती हैं और फिर अपने अपने घरों की ओर चली जाती हैं।